Hello there, Dr. Narayan coming to you from New Trader with yet another edition of Charts and Beyond. This is episode number 32. We are recording this on 24th of February 2026. So, welcome everybody. If you have not been part of this series, I urge you to become members. हमारे चैनल से जुड़ जाइए। पुराने सारे वीडियोस जो है एपिसोड्स 1 to 32 यूट्यूब के हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यू कैन गो बैक एंड व्यू विच एवर यूट्यूब video you wish to see. I'm sure anything you see from the old, even though it may be somewhat time sensitive, but there is a lot of learning to be had from every episode of Charts and Beyond, because that is my intention. My intention here is not कि आपको कोई चार लेवल दे दूं जिसके जरिए आप ट्रेडिंग कर सके। वो मेरा बिल्कुल ही इरादा नहीं है। तो आप ट्रेडिंग के नज़र से यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई कोई लेवल मिल जाएगा, कोई टिप मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलना। आपको यहाँ पर मिलेगा अ वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एजुकेटिव हो, आपका माइंड एक्सपैंड हो, जिसके जरिए आप देख सके मार्केट में क्या हो रहा है। और जब आप मार्केट को ठीक से देख पाएंगे तो आप अपने खुद का अंदाज लगा पाएंगे कि मार्केट करने वाला क्या है आगे, और मुझे उसमें कैसे अप्रोचेस रखने हैं। एंड वंस यू नो दैट, यू विल बी एबल टू position yourself and try to profit from the market. That is the objective of Charts and Beyond. और Charts and Beyond हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ, ये एक चार्ट्स के जरिए आपको मैक्रो पिक्चर दिखा रहा है, सेंटिमेंट दिखा रहा है, जो इवेंट्स है वो दिखा रहा है, जो टेक्निकल एनालिसिस इवेंट्स है वो सारे दिखा रहा है। एवरीथिंग इज कैप्चर्ड, और वो सारे डॉट्स कर करके मैं एक ओपिनियन देता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये एजुकेटिव कंटेंट है, और यहाँ पर कोई इनविटेशन नहीं है बाय और सेल की, राइट। हुएवर वॉट एवर यू कंस्ट्रू फ्रॉम हियर, जो भी आप इसमें से कोई मतलब निकालते हैं, अगर बाय सेल का मतलब निकालते हैं, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरा रिक्वेस्ट है या मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप अपने जो खुद का ड्यू डिलिजेंस करिए, या अपना कोई निजी फाइनेंशियल एडवाइजर हो उसके साथ कंसल्ट करके फिर आगे काम करिएगा। विद दैट डिस्क्लेमर बाय द साइड, लेट अस गो इनटू चार्ट्स एंड बियॉन्ड नंबर 32। तो नंबर 32 में क्या है इस हफ्ते, और ये जो हफ्ता अभी हुआ है, पिछले 8-10 दिनों में क्या क्या हुआ है। बहुत सारे चीज हुए। अब आजकल तो बहुत ज्यादा एक्शन पैक्ड है। एवरीडे देयर इज समथिंग न्यू, आइदर फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम ओवरसीज। इस पिछले 8-10 दिन में भी कोई कमी नहीं रहा। और सबसे बड़ा एक्टर था इसमें एज यूजुअल और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स श्री डोनाल्ड ट्रम्प। अभी वो टैरिफ को लेकर करके फुल मजाक ही बना कर रखा है। तो पहला तो न्यूज आया, अपन सब ठीक ठाक चल रहे थे, बोले 18% में अभी स्टडी हो गया। ओके, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि 18% अपना बन गया तो ये अपने लिए एक्चुअली एडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि अपना जो टैरिफ था वो वियतनाम से कम था, बांग्लादेश से कम था, और स्पेशली चाइना से कम था। और अपना जो बहुत बड़ा कंपटीशन है वो चाइना में है। तो चाइना वॉज एट 32%, वी वर एट 18%। अच्छा, ये सब मामला हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट आकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आकर के ये सारे टैरिफ मामले को कह दिया कि दिस इज ऑल इलीगल, दिस इज गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ व्हाट द प्रेसिडेंट कैन डू, एंड दे सेड दिस शुड बी सेट असाइड। बट अपने ट्रम्प भाई तो ऐसे है कि वो मानने वाले में से नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इमीडिएटली उन्होंने कर दिया कि 10%, और एवरीबडी 10%। 10% कर दिया तो यहाँ पर सब लोग रिजॉइस ऐसे हो गए कि हमको 10% दे रहा। हाँ, सो बट देन दिस इज हाउ द मार्केट रिएक्टेड। आप एसजीएक्स निफ्टी उस रात को, परसों रात को एकदम 350 पॉइंट था। एक मेरा पहचान वाला था, बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने मेरे को रात को फोन किया, बोले अरे सर आपको पता है भुज निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर है। मैंने उसको थोड़ा ठंडा किया, बोले ये भुज निफ्टी का हमेशा ये जो हवा चलता है ना वो पूरा भूसा रहता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं रहता है। बट हुआ क्या, बाय द टाइम वी ऑल वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या हो गया था, ट्रम्प साहब ने फिर फ्लिप फ्लॉप कर दिए।
बोले नहीं भाई, इनवोकिंग सम अदर आर्टिकल, ही सेड नहीं अभी 10% नहीं 15%। 15% कर दिए तो फिर से होश ठिकाने पे लग गए सबके, बट नॉट द सेम अमाउंट। बोले ठीक है 18 के बदले में 15। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि भाई अभी जो सबसे बड़ा इसमें गेनर कौन रहा, इससे सबसे बड़ा गेनर रहा चाइना, नॉट अस। अपन एक्चुअली लूजर हैं, लोग कोई देख रहे नहीं। अपना टैरिफ क्या था? 3%। 3% का उसने करा दिया 50%। 50% से उसने इसको करा दिया 18%। तो एक्चुअल में क्या था? 3 का 18 तो हुआ, चलो सब खुश हो गए, भाई भाई 50 नहीं है अभी 18 है। 18 का हो गया 15, 10 हो गया, 10 के बाद 15 हो गया, स्टिल लोग खुश रहे। तो खुश होके कल 100-150 पॉइंट ऊपर मार्केट को कर दिए, एंड एवरीबडी वाज हैप्पी कि अभी यार चिंता तो खत्म हो गई। बट इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा फायदा हुआ चाइना को, क्योंकि चाइना 32% वाले, और अभी इंडिया 15%, वियतनाम 15%, सब लोग 15%, वी ऑल केम टू अ लेवल ग्राउंड। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा लूजर कौन? यूरोपियन यूनियन। क्योंकि यूरोपियन यूनियन का टैरिफ था 10%, अभी वो भी ये 15% वाला चीज में आटे में आ गई। तो क्या है, दिस इज व्हाट इट हैज डन, इज इट हैज थ्रोन अप अनसर्टेनिटी ऑल ओवर अगेन। इतना टाइम में हम लोग खुश हो रहे थे कि चलो अभी अनसर्टेनिटी का जमाना तो खत्म हुआ, अब मार्केट नॉर्मल होगा, हम लोग इसमें कोई ठीक ठाक तरीके से ट्रेड ले पाएंगे, कोई ट्रेंड का इजाफा होगा, समथिंग विल टेक होल्ड एंड इट विल ऑल हैपन। बट भैया, ट्रम्प साहब को ये नहीं चाहिए, ही वांट द होल वर्ल्ड इन अ टमल्ट। ठीक है, तो टमल्ट तो हो गई। तो कल 150 ऊपर तो आज 150 नीचे। अब इसमें आदमी करे क्या? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज एंड ट्रेड इन सच मार्केट। बहुत क्या करे, अपन सब सोचे थे टेक्सटाइल भाग जाएगा, ये जो 10% हो गया। तो मैंने भी ट्वीट कर दिया कि भाई सारे टेक्सटाइल्स अप है, आप जाकर के मेरे ट्वीट्स देख लीजिए। उसमें वन ऑफ द मोर रीसेंट ट्वीट्स इज की टेक्सटाइल स्टॉक्स आर लुकिंग अप एंड एवरीथिंग विल डू वेल। तो अभी ये इसके भी वाट लगेगी। तो मैंने जो टेक्सटाइल के जो लॉन्ग किए थे, वो मैंने तो बेच दिए भाई। मैं बोला इतना अनसर्टेनिटी में मुझे ये स्टॉक्स नहीं चाहिए। अनसर्टेनिटी में जो आप काम करेंगे, आपके साथ अपना तकदीर जुड़ा रहना चाहिए, तो फिर जा करके कोई काम बने। वरना आप कैलकुलेशन से, एनालिसिस से, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन से काम करेंगे, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन सच heightened uncertainty that what you think will happen will actually happen. So the main thing is, with this Trump flip flop, what has happened is return of uncertainty. तो ये दिस इज नॉट गुड न्यूज, एंड देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। चलिए ये जरा चार्ट पे देख लेते हैं अपना निफ्टी क्या कह रहा है। सो ये ये आप देखिए, दिस इज द चार्ट ऑफ द निफ्टी। ओके, सो लेट मी पुट इट ऑन। ये ये अभी हो गया, क्या चल रहा है यहाँ पर? चल क्या रहा है? इट इज एक्चुअली नथिंग मच इज गोइंग ऑन। इफ यू सी इट, दिस वाज द बिग कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है। उससे नीचे टूटा, अपन सब घबर गए, बोले अभी तो गया। वहां से रिवर्स करके मार्केट आया, फिर बड़ा छलांग मारा, फिर एक गैप लिया। एक बार ये वन और टू थिंग बिफोर, वन और टू चार्ट्स एंड बियॉन्ड बिफोर आई सेड ये गैप बना करके होल्ड कर रहा है, दिस इज पॉजिटिव। तो मेरा वाक्य को गलत करने के लिए उसने ठुड़क नीचे ठोक दिया विद अ डाउन साइड गैप, अपसाइड गैप, डाउन साइड गैप, अपसाइड गैप, डाउन साइड गैप। आदमी जाए तो कहाँ जाए भाई? So again, then it went down and came back up again. Why it came back? Some hopes here and there. As soon as some hopes came in, again got hit down. Hit down for what? Various reason. अगर ट्रम्प साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वहां पर आईटी में कोई धुलाई हो रही है। अगेन इट हैज कम डाउन। कल ये जो मैंने बात कहा, 150 पॉइंट ऊपर था मार्केट, ये रहा गैप मार के ऊपर। आज फिर मार्केट नीचे। तो इन ऑल दिस व्हाट आर वी डूइंग? वी आर स्टिल स्टेइंग इन द कंसोलिडेशन जोन। तो इससे अपन बाहर ही निकल नहीं पा रहे, एंड दैट विल कीप द मार्केट कन्फाइंड। तो इसमें काम कैसा करे? काम ऐसा करे कि सिलेक्टेड स्टॉक में काम करे, जहां पर कोई ठोस समाचार हो, कोई ऑर्डर फ्लोज हो, कोई कंसिस्टेंसी ऑफ मूवमेंट हो चार्ट पे। ये सब स्टॉक में काम करे, नंबर वन। नंबर टू, कैसे काम करे? कोई लंबा धाड़े का मूवमेंट का उम्मीद ही नहीं करे।
एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखें। जो 5% 10% मिला ले लो, जेब में डालो और साइड में हो जाओ, क्योंकि 2 दिन के बाद वो फिर नीचे आना है, फिर आपको नीचे मिलना है। जो आप प्रॉफिट देखेंगे दैट विल लाई ऑन द टेबल एंड डिसअपियर। तो ये एक क्लासिक ट्रेडिंग मार्केट है। ये ट्रेडिंग मार्केट में ऑप्शन वाले तो मजा कर रहे हैं, बट इवन दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय ऑल दिस वॉलेटिलिटी। हाँ, और ऑप्शन मार्केट में आजकल इतने स्ट्रिक्चर्स आ रहे हैं कि इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू ट्रेड, राइट? बट वो तो किस्सा कभी और सही। बट द पॉइंट हियर इज, दिस इज द ओनली वे टू ट्रेड द मार्केट, दैट यू बिकम अ ट्रेडर। हाँ, अगर आपसे ट्रेडर बन नहीं सकते या आप वो स्किल सेट नहीं अपने पास रखते हैं, तो फिर आपको बाहर बैठना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि भाई मीडियम टर्म में कोई स्टॉक में मुझे सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। इंडेक्स ट्रेडिंग डायरेक्शनल हैज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। और मैं ट्रेडिशनली इंडेक्स बेस्ड ट्रेडर रहा करता था, डायरेक्शनल इंडेक्स ट्रेडर। अब बहुत अरसे हो गए मैंने डायरेक्शनल इंडेक्स ट्रेडिंग छोड़ दिया है, क्योंकि इतना वोलाटिलिटी और इतना अनसर्टेनिटी और इतना फ्रेजाइलिटी ऑफ द मार्केट में इंडेक्स ट्रेडर में पोजिशनल ट्रेड करके पैसा बनना थोड़ा मुश्किल बनता है। इसीलिए इंडेक्स ट्रेडिंग मैंने तो बाजू में रख दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने करे, अगर आपसे होता है तो जरूर करिएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट हैज बिकम अ वेरी फ्रेजाइल मार्केट फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग। So, given that as a situation, let's move on. Look at what else happened. ये तो हो गई टैरिफ की बात एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। अच्छे दो तो ये कुछ 2-3 एक्सीडेंट्स हो गए। एक्सीडेंट्स ऑफ द वीक में क्या था? सबसे पहला था ये आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक में क्या हुआ कि भाई ये समाचार आ गया कि कुछ 590 करोड़ का कोई फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया हरियाणा गवर्नमेंट का। अब उसमें स्टॉक देखे क्या हो गया, सीधा 15% तो इसकी धुलाई हो गई और आज भी कोई उठने का नाम नहीं है। हाँ, द बैंक हैज इश्यूड सम क्लैरिफिकेशन, हरियाणा गवर्नमेंट हैज मेड सम प्रोमिसेस, ये वो, बट देन सी व्हाट विल हैपन टू आईडीएफसी बैंक हियर, and then IDFC Bank will have some problem because 590 crores is a lot of money. Now, if it is a fraud and there is insurance and उसका claim मिल जाता है तो ठीक है, थोड़ा समय के लिए there will be problem, maybe a quarter, maybe a little more, उतना समय के लिए शायद इसमें कोई बड़ी रिकवरी नहीं हो सकता। थर्ड, इससे हो सकता है कि उनके सिस्टम्स ठीक नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज पुल्ड इट्स मनी। वो एयू बैंक के कोलेटरल डैमेज हो गया, इसके साथ हो सकता है अन्य ऐसे कोई बड़े बड़े अकाउंट हो जो व्यू में पुल देयर अकाउंट। ऐसे हो जाए तो थोड़ा कैपिटल का डिफिकल्टी हो जाए। अगर वो हो जाता है तो अगेन बैंक को अपनी बिजनेस करने में दिक्कत हो जाएगी। दीज आर ऑल सपोजिशंस, ठीक है? ये कोई फोरकास्ट नहीं है, ये मेरी कोई वाणी नहीं है, ना तो कोई इंफॉर्मेशन है, ये खाली सपोजिशंस है, जस्ट लॉजिकल थिंकिंग। तो दिस इज नॉट गोइंग टू रिकवर सो क्विकली बिकॉज ऑफ द हिट। दूसरा एक्सीडेंट क्या था? सारे आईटी स्टॉक्स के बारे में अलग से बात करेंगे। एक और तीसरा एक हुआ एक्सीडेंट हुआ यूपीएल। यूपीएल में सीमिंगली इट वाज अ गुड न्यूज कि भाई ये डीमर्जर होने वाला है, ये बहुत अच्छा होगा, ये की स्पेशलिटी केमिकल अलग, क्रॉप प्रोटेक्शन अलग, ये वो, और बहुत सारे कमेंटेटर्स ने इसको पॉजिटिव थम्स अप भी दिए थे। बट बाद में जरा डीपर रीडिंग हो गया व्हाट वाज द प्रपोजल एंड द मार्केट क्विकली न्यू दैट दिस वाज नॉट गुड। इसको भी मार्केट ने ठोक दिया, 15% नीचे कर दिया कल, और आज आप देख रहे हैं कि देर इज फर्दर डिक्लाइन विच इज हैपनिंग इन यूपीएल। So that means market is still not of a mind to forgive whatever the management has decided. तो इसको मैं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट ऑफ द वीक। चार्ट में देखा तो यूपीएल में यहाँ ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हो चुका था। सो यूपीएल, despite the fact that the stock is well thought of, it is one of the bigger stock और इसमें अच्छा सा अप ट्रेंड चल रहा था, हाल में आप देखेंगे there have been series of accidents. And when you have a series of accidents like this, then you must think of the fact that the trend here might have changed. तो जो भी यूपीएल के इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा सतर्क रहे कि यहाँ पर कोई बड़े चेंजेस हो रहे हैं और आपको अपना जो थीसिस है इन्वेस्टमेंट का उसको रिविजिट करना चाहिए। ट्रेडर के लिए तो एवरीडे इज अ न्यू डे। आज यूपीएल में तेजी कर लो, कल मंदी कर लो, परसों फिर तेजी कर लो, नरसों फिर मंदी कर लो, ये तो
रोज की बात है, ठीक है। सो दिस बिकेम द एक्सीडेंट्स ऑफ द डे और द वीक। अच्छा, दूसरा क्या था, बैंक निफ्टी को देखते हैं, चलिए। बैंक निफ्टी में क्या था, काफी दिनों से ऐसा है कि बैंक निफ्टी हैज बीन फेयरिंग बेटर, राइट, कंपेयर टू द निफ्टी। अब निफ्टी में, अब दसिंग हमने देखा कि बहुत सारा इट वाज चॉपी। बैंक निफ्टी हैज बीन बेटर ट्रेंडेड, इवन ऑन द डेली चार्ट आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड और थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। यू आर नॉट सीइंग दैट बिग फंकी मूव्स एंड विच इज गेटिंग बैक इनटू द कंसोलिडेशन जोन। इन फैक्ट इट इज ट्रेडिंग आउटसाइड ऑफ द कंसोलिडेशन जोन। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों चल रहा था, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम चल रहा था, एचडीएफसी बैंक जो इसका सबसे बड़ा वेटेज वाला बैंक था, वो कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर था। ये कंटिन्यूअस प्रेशर होने से क्या होता है कि बैंक निफ्टी में बड़ा वेटेज हो, इट यूज टू कीप बैंक निफ्टी डाउन, बट यू कैन सी डिस्पाइट दैट इट वाज अप। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात पे जिक्र किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट लेकर के मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में टिप्पणी की थी, और मैंने कहा कि despite ICICI Bank being down on that day, despite HDFC Bank being down on that day, the Bank Nifty was still up because State Bank of India had moved up substantially. तो अभी धीरे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो वेटेज है वो इतना जबरदस्त हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ इंक्रीजिंग इट्स फोर्स ऑन द बैंक निफ्टी। अच्छा, इसके साथ साथ बाकी सारे जो पीएसयू बैंक्स हैं वो भी अच्छे ट्रेंड में है। सो अगर आप देखेंगे सीएनएक्स पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये ये जो इंडेक्स है, दिस इज बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल and it has been doing considerably better than the CNX private bank index. Nifty private bank index, there you go, that's the one. Nifty private bank index देखिए, this is looking almost like the Nifty here. It's not looking like the bank index. This is because the HDFC has not been doing well. तो आपको HDFC में ध्यान रखना है, दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स विच इज होल्डिंग डाउन द बैंक निफ्टी, बट ऑफ कोर्स इट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय स्टेट बैंक एंड अदर पीएसयू बैंक्स। तो इसका अपशॉट क्या है कि अगर आपको बैंकों में सौदा करना है, और करना ही चाहिए क्योंकि दे आर वन ऑफ द प्रीमियर प्रीएमिनेंट सेक्टर ऑफ द बैंकिंग एंड द प्रीएमिनेंट सेक्टर फॉर ट्रेडिंग, आप अपना ट्रेडिंग पीएसयू बैंक्स में करिए। एक के बाद एक पीएसयू बैंक्स चलने लगे हैं और उनकी वेटेज धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे जैसे उनका प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और स्टेट बैंक तो इट इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विथ इट इज मैनेजिंग टू पुल अप द रेस्ट। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। हाँ, इसमें ये जरूर है कि आपको एचडीएफसी बैंक के चार्ट में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों? व्हेन एचडीएफसी बैंक स्टार्ट्स व्हेन एचडीएफसी बैंक स्टॉप्स डिक्लाइनिंग, that is when it will start giving positive feed to bank nifty, और उसके बाद you may get a good move in bank nifty also and it might get propelled further। तो उस दिन का राह देखें, इसमें क्या तकलीफ है, क्योंकि एक सबसे बड़ा एफआई जो है वो बेच रहा है बड़े ब्लॉक में, और सुनने में ऐसा आया है कि वो जो सेलिंग हो रहा है उसकी रिप्लेसमेंट बाइंग हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। दिस इज हर्ड ऑन द स्ट्रीट, मेरे पास कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है नहीं इसकी, जो हर्ड ऑन द स्ट्रीट है वो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है एचडीएफसी बेचने को या स्टेट बैंक खरीदने को, दिस इज जस्ट बाय वे ऑफ इंफॉर्मेशन, डू विद इट व्हाट यू वांट आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। सो वॉच एचडीएफसी बैंक चार्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट और फॉर सेसेशन ऑफ द सेलिंग। अब धीरे धीरे क्या है, ये जो ट्रेंडेड मूव्स आ रहे थे वो भी फ्लैटन हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे तो हल्का सा हायर बॉटम हुआ है। नाउ हाउ टू डिटेक्ट वेदर दिस इज थिंग विच कुड बी गुड, इसमें आपको मदद करेगा आरएसआई इंडिकेटर, ओके। अब ये आप जाकर के आरएसआई इंडिकेटर डालिए, आरएसआई इंडिकेटर में आप यहाँ पर देखेंगे तो देयर इज डाइवर्जेंस गोइंग ऑन। अब डाइवर्जेंस के बाद ये हल्का सा एक रेंज शिफ्ट का, देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ अ रेंज शिफ्ट। तो यहाँ पर चार्ट के जरिए कोई समाचार दिया जा रहा है कि भाई समथिंग मे बी हैपनिंग, सो यू मे नीड टू कीप अ लुकआउट। अगेन, not a trading recommendation but a analytical point which I am making, all right। So that is about banks।
अच्छा, अपन ने आईटी के जिक्र किए, तो चलिए जाके देख, लेट्स गो एंड टेक अ लुक एट द आईटी इंडेक्स। हाँ, आईटी इंडेक्स क्या कह रहा है? आईटी में लगातार एक के बाद एक खराब समाचार ही आ रहा है। अच्छा, ये जो बड़ी गिरावट आई थी, दिस वाज फ्रॉम दैट एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक के बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, थोड़ा जिक्र भी किया था पिछले चार्ट्स एंड बियॉन्ड में। तो वो आर्टिकल आपको मिल जाएंगे एनडीटीपी प्रॉफिट के जो डिजिटल साइट है वहां पर। अब आज आज क्यों हुआ इतना नया गिरावट? वो इसलिए हुआ कि एंथ्रोपिक बाबा ने फिर कुछ कुछ नया कारनामा कर दिया। उसने कुछ लिख दिया कि मैंने क्लॉड में ये कर दिया, जिसके जरिए फिर लोगों ने कनेक्शन करा कि दिस विल इम्पैक्ट आईबीएम द मोस्ट। तो कल कल क्या हुआ वहां पर यूएस मार्केट में? आईबीएम में बड़ी गिरावट आ गई, कुछ 10-15% आईबीएम गिर गई। आईबीएम इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टॉक्स ऑफ द यूएस मार्केट्स। इनफैक्ट इट यूज्ड टू बी द बिगेस्ट मार्केट लीडर वे बैक। तो आईबीएम गिर गया तो यहाँ पर भी प्रेशर आ गया, तो ऑल स्टॉक्स कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्रेशर। आईटी में कोई अभी तक कोई सेविंग नाइट तो आया नहीं है, और जब तक प्रेशर है तो आप आईटी में बॉटम फिशिंग का कोई चेष्टा ना करे, दैट विल बी बेटर। इट विल बी फूलिश to pick a bottom in IT stocks when the surrounding thing is so bearish. And why is it bearish? Because it seems like there is a structural change which is going on. There is actually a tectonic shift in what is there within IT. हाँ, ये सब में इंडियन आईटी रिकूप कर सकता है, पॉसिबल, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, and if it is going to take time, no stock is going to go up substantially from here. It will range, it will look around for who's doing what, and then come up with some viewpoints down the line. So while these may all look attractive, दे आर रियली नॉट सो। आप इधर वैल्यूएशंस भी देख लीजिए। कई स्टॉक्स ऐसे हैं कि इनका बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन है, हाई हाई वैल्यूएशन में है आपका एम्फेसिस, आपका persistent systems, आपके कोफोर्ड। नो, देयर इज नो डाउट दैट दीज हाई वैल्यूएशंस वेर गिवन बिकॉज देयर वाज सो गोइंग टू बी सो मच ऑफ ग्रोथ। बट यहाँ पर जब सेक्टर को ही धक्का लगा है, तो फिर थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। अभी ये कोफोर जो है, उसने एक बहुत बड़ा बाइट ले लिया इन इट्स एक्विजिशन रिसेंटली। और उसके बाद अभी जो परसिस्टेंट का आया, तो परसिस्टेंट में क्या हुआ है कि उसके सिमिलर कंपनी जो नैस्डैक में है कॉल्ड ईपैम, उसके रिजल्ट कर कुछ खराब आए, तो यहाँ 2+2 लोगों ने जोड़ जोड़ लिया था। एम्फेसिस में बीएफएसआई का बहुत बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उसमें कोई प्रेशर आ रहा है। वैसा अलग 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 स्टॉक में अलग अलग रीजंस है ऑफ अ फंडामेंटल नेचर, जो आपको चार्ट में रिफ्लेक्ट होके दिखेगा। बिकॉज अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ट सारा रिफ्लेक्शन ऑफ फंडामेंटल्स फाइनली, और जो फंडामेंटल पीछे चल रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन है। बट इट इज सो मच इजियर टू रीड द चार्ट बिकॉज everything gets reflected in the price, and changes in opinions about what is happening at the fundamental level will get reflected first on the pricing action. That is why it is well worth reading the charts. तो ये तो हो गया आईटी के। तो मोटा मोटा ये जो चीज है ये सब कवर हो गया। हाँ, एक और बात क्या? डिफेंस। अब डिफेंस में मैक्रोन साहब आकर के गए, बोले अच्छा रफाल, रफाल या रफाले या जो भी है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, उसके साथ हम इतने प्लेन्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे सब बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आए और ऑर्डर का सिलसिला तो जारी है। तो अभी जा करके देखते हैं अपन निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। तो ये इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे ही आ रहे हैं, बट चार्ट्स को देखिए आप, क्या हो रहा है चार्ट्स में? ये डिफेंस का इंडेक्स है, ये डिफेंस इंडेक्स यहाँ पर रेंज है, फिर वो रेंज टूट करके नीचे रेंज बनाया, अब ऊपर जाने का कोशिश में था, कोशिश नाकामयाब रहा है अभी तक। इट डजंट लुक लाइक इट इज सक्सीडिंग, प्लीज नोट। तो अभी ये जो है, दिस इज नाइदर हियर नॉर देयर ऐसा टाइप में है। तो क्या आप इस इतने सारे ऑर्डर्स में विश्वास करें और यहाँ पर बहुत फिर से बड़ी राइज आएगी, या
एग्जीक्यूशन में फॉल्टर हो जाएगा, क्या है पता नहीं। फ्यूचर आउटलुक इज नॉट वेरी क्लियर। इसीलिए जो डिफेंस के धुन गा रहे हैं, आप नीचे आप देखिए चार्ट में, आरएसआई की चार्ट कंप्लीटली रेंज बाउंड। आरएसआई देखो 40 और 60 के बीच में है, और ये जो गिरावट आई या 60 से नीचे 30 तक चली गई, फिर आई अभी 60 और 40 के बीच में चल रहा है। ये दिस बिकम्स योर क्लासिकल ranging action of momentum, right? So momentum is ranged, your prices are ranged, prices are not responding to good news, good news is there in plenty, orders are there in plenty, सब कुछ हो रहा है, लेकिन prices are not responding। हाँ, एक आध स्टॉक इधर उधर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, they are you know, they are being positive। Now maybe if you want to play the defense area, you will have to find those specifically positive stocks and try to play in them। but if you go to them as a basket and say, hey, ये जो है इतना बड़ा पैसा बना के दिया मुझे पास्ट में, और आगे चल के मुझे फिर ये पास में देगा, फिलहाल तो वो है नहीं, टाइमिंग कर लेना बेहतर होगा। बिकॉज ये जो fantastic run आया followed by another run, that all ended in divergence here, and after the divergence the whole thing has been a ranging market। so ये भी एक पॉपुलर सेक्टर रहा है, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ ऐड कर लूं। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही। निफ्टी का आउटलुक मैंने बता दिया आपको, उसका काम अपन कैसे करें, उसके अंदर ट्रेडर बन के रहे जब तक निफ्टी कोई स्पेसिफिक लेवल से बाहर नहीं निकले, कोई कंसिस्टेंसी नहीं आए, या ये अनसर्टेनिटी दूर नहीं हो जाए। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग बेटर, बट बैंक निफ्टी हेल्ड अंडर बाय नेगेटिव एक्शन इन एचडीएफसी बैंक। शायद एक आध और बैंक है जहां पर इतनी मूवमेंट नहीं आ रही है। तो प्राइवेट बैंक्स टोटली आर नॉट फायरिंग सो मच। जब प्राइवेट बैंक्स भी शुरू हो जाएंगे तो बैंक निफ्टी का लाइफ जिंकल आला हो जाएगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल पीएसयू बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल। तो अगर आपको बैंकिंग स्पेस में खेलना है तो पीएसयू बैंक्स में खेलिए। वो एक्सीडेंट्स ऑफ द वीक तो ठीक है, वो ऐसे ही न्यूज न्यूज के तौर पे था। आईटी शेयर्स में तो कोई इमीडिएटली उम्मीद तो दिखती नहीं है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ दे रिकूप। ये कब तक लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कोई कमेंटेटर भी इस पे कोई व्यू नहीं ले रहे। हाँ, आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये हो वो हो, कि भाई आई विल बाय वैल्यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है भाई, आप लोग ऑल द बेस्ट टू यू। बट बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर कि कुछ अच्छा होता होगा फंडामेंटली तो प्राइस में दिखाई देगा। जब तक प्राइस में दिखाई नहीं देता तो मैं यही समझ के चलूंगा कि फंडामेंटली कोई विशेष चीज हो नहीं रहा है। और कोई फंडामेंटली विशेष नहीं हो रहा है तो सस्टेन लॉन्ग टर्म मूवमेंट, जिससे मुझे इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेड बना के मुझे रुपया बनना नहीं है। अच्छा, अभी शॉर्टिंग करना है नहीं करना है वो आपका निजी डिसीजन है, उसमें आपको रिस्क कंट्रोल करना पड़ेगा, वो भी आप अपना कोई एडवाइजर से जान लीजिए। तो ये ये सब कुल मिला के इस एपिसोड का लर्निंग कुछ मिला, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। वॉट एवर इट इज, आई विल वेलकम योर कॉमेंट्स आइदर वन वे और दी अदर। अप्रिसिएशन भी वेलकम है। अगर आपको कुछ क्रिटिसाइज करना है तो ज़रूर करिएगा, इट विल हेल्प मी इम्प्रूव व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग। और यहाँ तक वीडियो में आप अगर बने रहे तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक भी करवा दीजिए। कोई कमेंट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स पे डालिए। विल बी मी और माय टीम विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड जुड़े रहिए हमारे साथ अगले किस्त तक। अंटिल देन, दिस इज डॉक्टर नारायण साइनिंग ऑफ।